इंटरनल सोर्सेज सच एज टैक्सेशन, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट इसमें भी नाकामयाब हुई कि टैक्स से भी ज़्यादा पैसा उठ नहीं रहा था। When government was spending when the government was spending a large share of its income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector and defense, there was a need to utilize the rest of the revenue in a highly efficient manner. तो सरकार क्या कर रही थी, इनकम तो जनरेट नहीं कर पा रही थी, खासकर उस एरिया से जैसे कि सोशल सेक्टर, डिफेंस, ये सब में क्या है सरकार इन्वेस्टमेंट तो कर रही थी, लेकिन इसका जो इनकम है वो तुरंत नहीं मिलने वाला था, इसका फायदा थोड़ा लॉन्ग टर्म में मिलता। तो सोशल सेक्टर में जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ये सब होता है सोशल सेक्टर में आते हैं। तो सरकार ये सब में तो खर्चा कर रही थी, लेकिन रिटर्न अभी उतना दिखा नहीं था यहाँ से। तो इसका मतलब ये था कि सरकार के पास जितने भी रेवेन्यू है, रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू को यूटिलाइज करना था अच्छे तरीके से, ताकि एकदम ही बर्बाद ना हो। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर, और जितने भी पब्लिक सेक्टर सरकार के जो फर्म सब थे वहाँ से भी उतना ज़्यादा इनकम आ नहीं रहा था कि हम एक्सपेंडिचर पूरा कर पाए एट टाइम्स। और कभी कभी तो आवर फॉरेन एक्सचेंज, आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन, दूसरे देश के करेंसी को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। हमारा फॉरेन एक्सचेंज बोरोड फ्रॉम अनदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज स्पेंट ऑन मीटिंग कंजम्पशन नीड्स। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो जाता था, यही सब घर अंदर में खर्चा करते करते खत्म हो जाता था ये फॉरेन एक्सचेंज। नीदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड to reduce such profligate spending, nor sufficient attention was given to boost exports to pay for the growing imports। तो कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया गया ये स्पेंडिंग को रोकने का, इतना जो वेस्टफुल यूज हो रहा था स्पेंडिंग, उसको रोकने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट पे किसी का ध्यान नहीं गया। चलो खर्चा हो रहा है तो कम से कम एक्सपोर्ट तो बढ़ाना चाहिए था ताकि इनकम भी आए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो हम देख रहे हैं कैसे कैसे क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है। अब आगे देखते हैं। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable। तो late 1980s मतलब अप्रोक्स 1988 या फिर 1989 के टाइम में एक्सपेंडिचर जो था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था रेवेन्यू से कि हम लोग अब तो एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोइंग्स बिकेम अनसस्टेनेबल, अब तो उधार ले लेके भी काम नहीं चल पा रहा था, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। प्राइसेस ऑफ मेनी इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, और काफ़ी सारे इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। आपको पता है इसेंशियल गुड्स क्या है? ये फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब को बोलते हैं इसेंशियल गुड्स। नॉर्मली सब सामान के दाम बढ़ रहे थे, मतलब इन्फ्लेशन हो रहा था। इम्पोर्ट्स ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा था एक्सपोर्ट के मुकाबले। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसा कि पहले बोला जा चुका है, foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance imports for more than 2 weeks। और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो इतना कम हो गया था कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अब वो चलने वाला नहीं था। There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest that needs to be paid to international traders। और हम लोग जो बाहर से लोन लिए हुए थे, तो लोन लेंगे तो उस पर तो इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा, तो हमारे पास इतना कम फॉरेन एक्सचेंज था कि हम लोग इंटरेस्ट भी नहीं पेमेंट कर पा रहे थे, ये हाल हो गया था। Also, no country or international funder was willing to lend to India। तो यही सब हाल देखकर बाकी सब जो देश थे, दूसरे देश या फिर इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो लोग इंडिया को अब लोन देना भी नहीं चाहते थे। तो अब क्या हुआ देखे फिर। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो इंडिया किसको अप्रोच किया? इंडिया किया तो IBRD के पास, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF के पास गया, एंड रिसीव्ड $7 बिलियन लोन टू मैनेज द क्राइसिस। और इन लोगों से उन्होंने $7 बिलियन लोन लिया। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाई रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। अब ये लोग तो लोन ऐसे ही बैठे बैठे नहीं दे देगा, तो इन्होंने कुछ कंडीशंस रख दिया कि लोन लेने के लिए क्या क्या शर्त आपको मानना पड़ेगा। तो पहला शर्त ये था कि इंडिया को क्या करना था, लिबरलाइज करना था देश को। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं डिटेल में, फिलहाल आप ये वर्ड को याद रखिएगा। और क्या करना पड़ा इंडिया को? ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर पे इतना तो रेस्ट्रिक्शन बांध के रखे हुए थे, वो रेस्ट्रिक्शन सबको कम करना था, ये कंडीशन में था उन लोग का।
रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज, और गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस करना था कुछ एरियाज में। एंड रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, और ट्रेड का जो रेस्ट्रिक्शन सब था वो सबको भी कम करना था। तो ये कुछ कंडीशंस वो लोग इम्पोज किए लोन देने के लिए, और लोन का अमाउंट कितना था, $7 बिलियन। इंडिया अग्रीड टू द कंडीशनलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडिया को अग्री करना पड़ गया ये कंडीशंस पे, क्योंकि उपाय नहीं था, और इस कंडीशंस को मानते हुए इंडिया ने क्या अनाउंस कर दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर दिया। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो इस पॉलिसी में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स था, काफी सारा बदलाव आया था। The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms. तो इस पॉलिसी का मेन जो फोकस था वो ये था कि ज़्यादा competitive environment बनाना है इकोनॉमी में। पहले जो सरकार का उद्देश्य होता था कि डोमेस्टिक फर्म्स को बचाना है कंपटीशन से, तो ये सब अब दूर करना था। मतलब कंपटीशन करो तो ही आगे बढ़ो। और क्या करना था, रिमूविंग द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म्स, और सभी बाधा हटा देना है। दूसरे देश के लोग अंदर आके काम कर सकते हैं, कंपनी आके सेटअप कर सकते हैं, ये सब करना था, खोलना पड़ा इंडिया को अब। तो दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ये है आपका द स्टेबिलाईजेशन मेजर्स, और दूसरा है द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो स्टेबिलाईजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payment and to bring inflation under control। तो ये जो स्टेबिलाईजेशन मेजर्स है ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स है, और इनका जो इंटेंशन है, मतलब इनका जो एम है वो है कि करेक्ट करना है जो भी कमी आ गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये एक लेखा जोखा होता है कि देश कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना अर्निंग आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इसका लेखा जोखा होता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसको डिटेल में देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो वीकनेस है उसको दूर करना था, इसका एम था। एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और महंगाई जो था उसको कम करना था, ये स्टेबलाइजेशन मेजर्स का एम था। इन सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जरूरत था कि इंडिया क्या मेंटेन करे, काफी हद तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करे। एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, और प्राइसेस को कंट्रोल में रखे, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ठीक होगा, जब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करेंगे। और इन्फ्लेशन कैसे ठीक होगा, जब हम लोग प्राइस का लेवल को चेक करेंगे तब। ऑन द अदर हैंड, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये जो स्ट्रक्चरल पॉलिसी है ये लॉन्ग टर्म में काम करती है। इनका एम होता है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी का एफिशिएंसी बढ़ाना, एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और इनको इंटरनेशनली कम्पीट करना है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, इसका उद्देश्य ये था। The government initiated a variety of policies which fall under 3 heads। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लाए जिनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग LP और G भी बोलते हैं, LPG मॉडल। तो ये पॉलिसीज आया, अब इसको एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड क्या, एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, और बाकी जो लिबरलाइजेशन जो टॉपिक है इसको हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हाई वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्यों रिफॉर्म्स लाना पड़ा, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वर द फैक्टर्स विच नेसेसिटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1990s। किन किन कारणों से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1990s में। तो आपको पता है बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो था कि इंडिया वॉज हाईली इंडेप्टेड, मतलब लोन में फंसा हुआ था, एंड गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम अब्रोड, और गवर्नमेंट रीपे नहीं कर पा रही थी। पहला कारण ये था, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा। नंबर 2, स्टीप फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी कम गया था क्योंकि इंपोर्ट वॉज मोर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था। तो ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, हाई रेट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन विच इंक्रीज द प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स। इन्फ्लेशन के कारण इसेंशियल गुड्स के दाम बढ़ गए थे, और आपको पता है इसेंशियल गुड्स क्या क्या होते हैं, फूड, वाटर, शेल्टर,
क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब आते हैं एसेंशियल गुड्स में। चौथा कारण ये था कि इंडिया टुक लोन फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को क्या भी बोलते हैं, आपको पता होगा इसका दूसरा नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD भी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को। तो यहाँ से लोन लिया, और कितना लोन लिया, $7 बिलियन लिया लोन। और इसको लोन लेने के बदले इनको कुछ शर्त मानना पड़ा, और गवर्नमेंट हैड टू लिबरलाइज इट्स मार्केट, इसको लिबरल करना पड़ा, और भी बहुत चीज़ करना पड़ा था, लेकिन आंसर में लिबरलाइज शब्द का यूज